जिस लड़की को उसके अपने घर में हर दिन अपमानित किया जाता था, उसी लड़की के लिए एक दिन शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति पूरी दुनिया के सामने खड़े होने वाला था। लेकिन उस सम्मान तक पहुंचने से पहले उसे ऐसा धोखा, ऐसा अपमान और ऐसी परीक्षा सहनी थी जिससे उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। मुंबई की चमकती रात में कपूर ग्रुप के मुख्यालय की 35वीं मंजिल पर खड़ा आरव कपूर नीचे फैले शहर को देख रहा था। करोड़ों की संपत्ति, सैकड़ों कर्मचारी और देश भर फैले कारोबार का मालिक होने के बावजूद उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। उसकी माँ सविता कपूर कई दिनों से उसकी बेचैनी देख रही थी। उस रात डिनर टेबल पर उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा, पिछले कुछ महीनों से तुम बहुत चुप रहने लगे हो। आरव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में उदासी छिपी थी। माँ, मेरे आसपास बहुत लोग हैं, लेकिन अपना कोई नहीं है। लोग आरव कपूर को नहीं, कपूर ग्रुप के मालिक को देखते हैं। हर रिश्ता पैसा और रुतबे से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाता है। सविता कपूर चुप हो गई। उन्हें अपने दिवंगत पति की बात याद आ गई। उन्होंने मरने से पहले कहा था, हमारे बेटे के लिए ऐसी लड़की चुनना जो उसके नाम से नहीं, उसके दिल से प्यार करे। अगले दिन शहर के दूसरे छोर पर एक पुराने अपार्टमेंट में रहने वाली निशा की सुबह हमेशा की तरह डांट से शुरू हुई। उसकी सौतेली माँ कमला रसोई में खड़ी चिल्ला रही थी, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ, क्या हाथ टूट गए हैं तेरे। निशा जल्दी जल्दी काम कर रही थी। उसके पिता की मौत के बाद यह घर उसके लिए घर नहीं रह गया था। उसकी सौतेली बहन पायल हमेशा उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती। माँ, इसे कह दो मेरी ड्रेस में प्रेस कर दे, आखिर पूरे घर में यही तो काम करती है। दोनों माँ बेटी हंसने लगी। निशा ने कुछ नहीं कहा। वह बचपन से सीख चुकी थी कि हर जवाब नया झगड़ा पैदा करता है, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। उसके पिता की एक बात हमेशा उसके दिल में रहती थी, बेटा, हालात चाहे जैसे हो, इंसानियत और सम्मान कभी मत छोड़ना। उसी दिन निशा इंटरव्यू देने के लिए निकली। कई जगह रिजेक्ट होने के बाद उसे उम्मीद भी नहीं थी कि कहीं नौकरी मिलेगी, लेकिन किस्मत उसे कपूर ग्रुप के ऑफिस तक ले आई। रिसेप्शन में बैठे लोगों की भीड़ देखकर उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। सभी महंगे कपड़े में थे, जबकि उसके पास एक साधारण सूट था। इंटरव्यू शुरू हुआ। कई उम्मीदवार अपने बड़े कॉलेज और डिग्रियों की बातें कर रहे थे। जब निशा की बारी आई तो उसने सिर्फ सच बोला, मेरे पास बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करना जानती हूँ। उसी समय कांच की दीवार के पीछे खड़ा आरव कपूर सभी उम्मीदवारों को देख रहा था। अचानक ऑफिस के बाहर एक बुजुर्ग चपरासी बेहोश होकर गिर गया। बाकी उम्मीदवार अपनी बारी का इंतजार करते रहे, लेकिन निशा तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंची। उसने पानी मंगवाया, लोगों को बुलाया और उस बुजुर्ग को संभालने लगी। उसका इंटरव्यू तो छूट रहा था, लेकिन उसे उसकी चिंता नहीं थी। यह सब देखकर आरव कुछ देर तक उसे देखता रहा। पहली बार किसी उम्मीदवार ने नौकरी से पहले इंसानियत को चुना था। शाम तक इंटरव्यू खत्म हुआ। निशा को उम्मीद नहीं थी कि उसका चयन होगा। वह घर लौट आई। रात को जब वह बर्तन धो रही थी, तभी उसके फोन पर कॉल आया। दूसरी तरफ कपूर ग्रुप का HR विभाग था। बधाई हो मिस निशा, आपका चयन हो गया है। आपको कल से ज्वाइन करना है। कुछ पल के लिए निशा को विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कई सालों बाद उसे लगा कि शायद जिंदगी बदल सकती है। अगले दिन जब वह कपूर ग्रुप पहुंची तो उसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। विशाल इमारत, महंगे केबिन और बड़े अधिकारी देखकर उसे लग रहा था वह यहाँ फिट नहीं बैठेगी। तभी उसे बताया गया कि उसे सीधे चेयरमैन ऑफिस में रिपोर्ट करना है। दरवाजा खुला और पहली बार उसकी मुलाकात आरव कपूर से हुई। आरव ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। निशा ने धीरे से नमस्ते किया। आरव ने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है मिस निशा, उम्मीद है यहाँ सिर्फ नौकरी नहीं, अपना भविष्य बनाने आई हो। निशा ने पहली बार किसी बड़े आदमी को इतना सामान्य व्यवहार करते देखा। उसे नहीं पता था कि मुलाकात उसकी जिंदगी की दिशा वाली है। दूसरी तरफ ऑफिस के सीनियर मैनेजर सोनिया यह सब देख रही थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि एक साधारण लड़की सीधे चेयरमैन ऑफिस में काम करे। उसी समय उसके मन में जलन का बीज पड़ चुका था। उसे लगा कि यह लड़की एक दिन उसके लिए परेशानी बन सकती है, और यही सोच आगे चलकर निशा की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। उस रात निशा अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में नियुक्ति पत्र था और आंखों में अपने पिता की याद। उसने आसमान की ओर देखकर धीरे से कहा, पापा, आपकी बेटी ने पहला कदम उठा लिया है। अब देखना है, मैं हार नहीं मानूंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी असली लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी। अगले दिन एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसे आरव के और करीब भी लाएगी और उसके दुश्मन को भी उसके खिलाफ खड़ा कर देगी। अगली सुबह निशा समय से पहले ऑफिस पहुंच गई। कपूर ग्रुप जैसी विशाल कंपनी में काम करना उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था।
वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी को शिकायत का मौका मिले। ऑफिस अभी पूरी तरह खुला भी नहीं था, लेकिन वह अपनी मेज पर बैठकर फाइल व्यवस्थित करने लगी। तभी उसकी नजर सफाई कर रहे एक बुजुर्ग कर्मचारी पर पड़ी। भारी फाइलों का एक डिब्बा उठाते समय उनके हाथ कांप रहे थे। निशा तुरंत अपनी सीट से उठी और उनके पास पहुंची। काका, रहने दीजिए, मैं मदद कर देती हूँ। बुजुर्ग कर्मचारी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। बेटी, आजकल अपने काम से फुर्सत किसे मिलती है जो दूसरों की मदद करे? निशा मुस्कुरा दी। मेरे पापा कहते थे कि इंसान की पहचान उसके पद से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। इतना कहकर उसने पूरा डिब्बा खुद उठा लिया। या 10 दूर अपने केबिन के कांच से आरव कपूर देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उधर सोनिया यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। उसे लग रहा था कि यह साधारण लड़की धीरे धीरे सभी लोगों का विश्वास जीतते जा रही है। अगले कुछ हफ्तों में निशा ने अपने काम से सभी को प्रभावित कर दिया। वह कभी देर से नहीं आती थी, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी और हर काम पूरी जिम्मेदारी से करती थी। कई कर्मचारी अपनी समस्या लेकर उसके पास आने लगे। निशा हर किसी की मदद करने की कोशिश करती। यही बात सोनिया को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उसे डर था कि एक दिन यह लड़की कंपनी में उसकी जगह और प्रभाव दोनों कम कर देगी। एक दिन कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण विदेश निवेशकों की मीटिंग तय हुई। यह डील कई 100 करोड़ रुपए की थी। पूरी टीम महीनों से इसकी तैयारी कर रही थी। सभी जरूरी दस्तावेज और प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी निशा को दी गई थी। मीटिंग से एक शाम पहले सोनिया देर तक ऑफिस में रुक रही। जब पूरा फ्लोर लगभग खाली हो चुका था, उसने चुपके से मीटिंग की सबसे महत्वपूर्ण फाइल निकालकर अपने केबिन में छिपा दी। फिर उसने सिस्टम में ऐसा रिकॉर्ड छोड़ दिया जिससे लगे कि आखिरी बार फाइल निशा ने ही एक्सेस में की थी। अगले दिन सुबह कॉन्फ्रेंस रूम में कंपनी के बड़े अधिकारी और विदेशी प्रतिनिधि मौजूद थे। जैसे ही मीटिंग शुरू होने वाली थी, सोनिया अचानक खड़ी हो गई। सर, एक गंभीर समस्या हो गई है, आरव ने शांत स्वर में पूछा। क्या हुआ? सोनिया ने चिंता का नाटक करते हुए कहा। मुख्य प्रोजेक्ट फाइल गायब है और रिकॉर्ड के अनुसार वह आखिरी बार निशा के पास थी। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। कई लोगों ने तुरंत निशा की तरफ देखा। निशा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबराकर कहा, सर, मैंने फाइल तो पूरी तरह तैयार करके रखी थी। मुझे सच में नहीं पता कि वह कहाँ गई। सोनिया ने व्यंग से कहा, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां अनुभव मांगती है, सिर्फ मेहनत होनी काफी नहीं होती। कुछ अधिकारी आपस में फुसफुसाने लगे। निशा को लगा जैसे उसका गला सूख गया हो और पहली बार इतने लोगों के सामने कटघरे में खड़ी थी। लेकिन तभी आरव ने सबको चुप करा दिया। मीटिंग जारी रहेगी और जहाँ तक फाइल की बात है, मुझे पूरा विश्वास है कि सच्चाई सामने आ जाएगी। यह सुनकर निशा की आंखें भर आई। जब पूरी दुनिया उस पर शक कर रही थी, तब आरव का विश्वास उसके लिए बहुत मायने रखता था। मीटिंग किसी तरह पूरी हुई, लेकिन पूरे दिन निशा का मन भारी रहा। शाम को जब वह घर लौटी, वहां भी उसे सुकून नहीं मिला। दरवाजा खुलते ही कमला की तेज आवाज सुनाई दी। महारानी आ गई। ऑफिस में कुर्सी मिली नहीं कि घर की जिम्मेदारी भूल गई। पायल भी हंसते हुए बोली, माँ, अब यह बड़े लोगों के बीच बैठती है, इसे हमारे जैसे लोगों के साथ काम करना अच्छा थोड़े लगेगा। निशा पूरा दिन अपमान झेल चुकी थी, फिर भी उसने बिना जवाब दिए रसोई संभाल ली। खाना बनाया, बर्तन धोए और देर रात अपने छोटे से कमरे में जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसे लग रहा था कि शायद वह सचमुच इस दुनिया के लिए बनी ही नहीं है। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने देखा संदेश आरव कपूर का था। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कभी कभी अच्छे लोगों की परीक्षा सबसे कठिन होती है, लेकिन सच हारता नहीं है। निशा देर तक उस संदेश को देखती रही। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे नहीं पता था कि उसी समय आरव अपने केबिन में बैठकर सीसीटीवी फुटेज देख चुका था। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि फाइल गायब करने वाली निशा नहीं, बल्कि सोनिया थी। लेकिन आरव अभी सच सामने नहीं लाना चाहता था। वह सही समय का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ सोनिया अपनी सफलता पर खुश थी। उसे लग रहा था कि अब निशा की छवि खराब हो चुकी है, लेकिन उसे अंदाजा था भी नहीं कि उसका खेल अब खत्म होने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में सिर्फ उसकी शादी सिर्फ जागर नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी घटना होने वाली थी जो आरव और निशा दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। अगली सुबह निशा जब ऑफिस पहुंची तो उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। आरव कपूर का वह संदेश बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। कभी कभी अच्छे लोगों की परीक्षा सबसे कठिन होती है, लेकिन सच हारता नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आरव को उस पर इतना भरोसा क्यों है, लेकिन वह एक बात जरूर जानती थी कि उसे अपनी मेहनत और ईमानदारी से खुद को साबित करना है। ऑफिस का माहौल सामान्य दिख रहा था, लेकिन सोनिया के चेहरे पर एक अलग सी आत्मविश्वास था। उसे पूरा यकीन था कि उसने निशा की छवि खराब कर दी है। कई कर्मचारी भी अब निशा को अलग नजरों से देखने लगे थे।
हालांकि कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन कानाफूसी जरूर हो रही थी। निशा ने इन बातों पर ध्यान न देकर अपना काम शुरू कर दिया। तभी उसे सूचना मिली कि कंपनी की तरफ से एक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कपूर ग्रुप हर साल शहर के कुछ सरकारी स्कूल की मदद करता था। इस बार भी एक स्कूल में किताब, कंप्यूटर और अन्य जरूरी सामान पहुंचाना था। कार्यक्रम की जिम्मेदारी आरव ने निशा को सौंप दी। सोनिया सुनकर हैरान रह गई। उसने तुरंत कहा, सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक नई कर्मचारी को देना ठीक रहेगा? आरव ने शांत स्वर से जवाब दिया, जिम्मेदारी उसी को देनी चाहिए जो उसे ईमानदारी से निभा सके। सोनिया के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके मन में जलन और बढ़ गई। 2 दिन बाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। निशा पूरी लगन से काम में जुटी रही। जब वह बच्चों को किताब बांट रही थी, तभी उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ी जो कोने में अकेली बैठी थी। निशा उसके पास गई और प्यार से पूछा, बेटा, तुम बाकी बच्चों के साथ क्यों नहीं हो? बच्ची की आंखें भर आई। उसने धीमे से कहा, मेरे पास स्कूल बैग नहीं है, बाकी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह सुनकर निशा का दिल पसीज गया। उसने बिना किसी को बताए अपने पैसे से उस बच्ची के लिए नया बैग खरीद दिया। जब बच्ची ने खुशी से उसे गले लगाया तो निशा की आंखें भी नम हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह पूरा दृश्य थोड़ी दूर खड़े आरव कपूर देख रहे थे। लौटते समय कार में बैठा आरव खिड़की के बाहर देख रहा था, लेकिन उसके मन में सिर्फ निशा का चेहरा घूम रहा था। उसने अपने जीवन में कई लोगों को देखा था जो दिखावे के लिए मदद करते थे, लेकिन निशा की अच्छाई बिल्कुल सच्ची थी। उसी शाम घर लौटते ही निशा का सामना फिर कमला और पायल से हुआ। कमला ने ताने मारते हुए कहा, बहुत बड़ी अफसर बन गई है, अब घर का काम करना तो जैसे भूल ही गई। पायल भी हंसती हुई बोली, माँ, अब यह बड़े लोगों के बीच बैठती है, इसे हमारी क्या जरूरत? निशा ने हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप खाना बनाया, बर्तन साफ किए और अपने कमरे में चली गई। लेकिन रात को पानी लेने बाहर निकली तो उसने कमला और पायल की बातचीत सुन ली। कमला कह रही थी, अगर यह ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो एक दिन हमारे हाथ से निकल जाएगी। पायल बोली, माँ, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो यह हमसे कहीं ऊपर पहुँच जाएगी। यह सुनकर निशा का दिल टूट गया। उसे पहली बार महसूस हुआ उसने अपने ही लोग उसकी तरक्की से खुश नहीं थे। अगले दिन ऑफिस में एक महत्वपूर्ण क्लाइंट अचानक गुस्से में पहुंचा। उसकी एक फाइल में तकनीकी गलती हो गई थी और वह अनुबंध तोड़ने की धमकी दे रहा था। बड़े बड़े अधिकारी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी निशा ने फाइल ध्यान से देखी। कुछ मिनट में उसने गलती पकड़ ली और समाधान भी बता दिया। क्लाइंट का गुस्सा शांत हो गया। मीटिंग खत्म होने के बाद उसने खुद आरव से कहा, आपकी यह कर्मचारी बहुत समझदार है, अगर यह न होते तो मैं आज अनुबंध खत्म कर देता। यह सुनकर आरव के चेहरे पर गर्व की मुस्कान आ गई, लेकिन सोनिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। अब उसे लगने लगा था कि अगर निशा को नहीं रोका गया तो एक दिन वह सबका विश्वास जीत लेगी। उसी शाम सोनिया ने एक नई साजिश रची। उसने कंपनी के वित्त विभाग की कुछ गोपनीय फाइल की कॉपी निकाली और ऐसा जाल बिछाया कि शक फिर से निशा पर जाए। लेकिन इस बार सोनिया यह नहीं जानती थी कि आरव पहले से ही उस पर नजर रख रहा था। उस दिन पहले देखी गई सीसीटीवी फुटेज के बाद उसे सोनिया पर संदेह हो चुका था। उधर निशा इस सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। वह तो बस अपने काम और अपने सपनों में लगी हुई थी। लेकिन अगले ही दिन कंपनी की एक आपातकालिक बैठक बुलाई जाने वाली थी। उस बैठक में ऐसा खुलासा होने वाला था जो सोनिया की पूरी सच्चाई सबके सामने ला देगा। और उसी दिन पहली बार निशा को यह एहसास भी होने वाला था कि आरव कपूर उसके लिए सिर्फ एक बॉस नहीं रह गए, बल्कि उसकी जिंदगी में एक खास जगह बना चुका है। अगली सुबह कपूर ग्रुप के मुख्य कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे। माहौल सामान्य नहीं था। अचानक बुलाई गई इस बैठक की वजह कोई नहीं जानता था। सोनिया भी आत्मविश्वास के साथ अपनी सीट पर बैठ गई। उसे लग रहा था कि आज फिर किसी न किसी तरह निशा को शर्मिंदा होना पड़ेगा। दूसरी तरफ निशा घबराई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी जरूरी बैठक क्यों बुलाई गई है। कुछ ही देर में आरव कपूर हॉल में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। वह अपनी सीट पर बैठा और बिना समय गवाए बोला, आज मैं कंपनी के अंदर हो रही एक ऐसी बात पर चर्चा करना चाहता हूँ जो हमारे विश्वास और ईमानदारी दोनों के खिलाफ है। पूरा हॉल शांत हो गया। सोनिया के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। आरव ने स्क्रीन पर कुछ सीसीटीवी फुटेज चलाई। अगले ही पल हॉल में बैठे लोगों की आंखें हैरानी से फैल गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि विदेशी निवेशक वाली मीटिंग से पहले मुख्य फाइल सोनिया ने ही चुराकर अपने केबिन में छिपाई थी। कुछ सेकंड के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सोनिया का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह घबरा कर बोली, सर, यह सब वैसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आरव ने सख्त आवाज में कहा, जब पूरी कंपनी एक ईमानदार कर्मचारी पर शक कर रही थी, तब तुमने अपनी निजी जलन के कारण उसे बदनाम करने की कोशिश की। सोनिया के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें झुक गई।
उसी समय HR विभाग के अधिकारी खड़े हुए और उन्होंने बताया कि जांच में यह भी साबित हो चुका है कि हाल ही में वित्त विभाग की गोपनीय फाइल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश भी सोनिया ने ही की थी। यह सुनते ही कई लोग हैरान रह गए। निशा अपनी जगह पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं बल्कि राहत के। पहली बार उसे महसूस हुआ कि सचमुच सच की जीत होती है। आरव ने सबके सामने कहा, निशा ने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। अगर इस कंपनी में किसी ने सबसे ज्यादा भरोसा जीता तो वह निशा है। यह सुनकर पूरे हाल में तालियां गूंज उठी। कई वहाँ लोग जो पहले उसके बारे में बात कर रहे थे अब शर्मिंदा नजर आ रहे थे। सोनिया को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। जाते जाते उसने एक बार निशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। बैठक खत्म होने के बाद निशा अपने केबिन में पहुंची। अब वह भी भावुक थी। तभी दरवाजा खुला और आरव अंदर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तो यकीन हो गया होगा कि सच हारता नहीं है। निशा की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने धीमे से कहा, सर, अगर उस दिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता तो शायद मैं टूट जाती। आरव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, कुछ लोग भरोसा कमाते हैं निशा, और तुमने वह भरोसा अपने व्यवहार से कमाया है। पहली बार दोनों के बीच एक अलग सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें सम्मान भी था और एक अनकहा अपनापन भी था। उसी शाम सविता कपूर अपने बेटे आरव के केबिन में पहुंची। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? आरव हल्का सा मुस्कुराया, पूछिए माँ। सविता बोली, क्या वह लड़की सिर्फ तुम्हारी कर्मचारी है? यह सुनकर आरव कुछ क्षण चुप रहा। पहली बार उसके पास इस सवाल का सीधा जवाब नहीं था। उधर घर लौटने पर निशा के लिए एक नया झंझट इंतजार कर रहा था। जैसे भी कमरे में पहुंची उसने देखा कि कमला और पायल किसी अजनबी आदमी के साथ बैठी है। उस आदमी की उम्र लगभग 40 साल रही होगी। कमला उसे देखते ही बोली, अच्छा हुआ तू आ गई, हम तेरी शादी की बात कर रहे थे। निशा हैरान रह गई, शादी? कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो लड़का बहुत अमीर है, लेकिन उस आदमी की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने निशा को असहज कर दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कमला और पायल उसके साथ एक नया खेल खेलने जा रही है और यह खेल उसकी जिंदगी को एक बार फिर मुश्किल मोड़ पर ले जाने वाला था। निशा कुछ पल तक उस अजनबी आदमी को देखती रही। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा लालच दिखाई दे रहा था जिससे निशा असहज हो गई। कमला तुरंत बोली, यह राजेश जी है, बहुत बड़ा कारोबार है इनका। शहर में कई दुकानें हैं और अच्छी खासी संपत्ति भी है। निशा ने शांत स्वर में पूछा, लेकिन मेरी शादी की बात मुझसे पूछे बिना कैसे हो सकती है? कमला का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। बहुत ज्यादा बोलने लगी हो तू। हमने जो फैसला किया है तेरे भले के लिए किया है। पायल भी बीच में बोल पड़ी, हर लड़की को ऐसा रिश्ता नहीं मिलता, तुझे तो शुक्र मानना चाहिए। निशा समझ गई यहाँ उसकी राय की कोई कीमत नहीं है। उसने विनम्रता से कहा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं अपने काम पर ध्यान देना चाहती हूँ। यह सुनते ही कमला भड़क पड़ी, काम काम काम, क्या नौकरी ही तेरी पूरी जिंदगी है? निशा बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसे महसूस हो रहा था कि कमला और पायल अचानक इतनी मेहरबान नहीं हो सकती। जरूर कोई बात छिपाई जा रही है। अगले दिन ऑफिस पहुंचने के बाद भी उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। आरव ने तुरंत उसकी परेशानी भांप ली। उसने मीटिंग खत्म होने के बाद निशा को अपने केबिन में बुलाया। सब ठीक है? उसने पूछा। निशा कुछ चुप रही, फिर बोली, सर, कभी कभी लगता है कि इंसान जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कुछ लोग उतना ही उसे पीछे खींचने लगते हैं। आरव ने ध्यान से उसकी बात सुनी। वह समझ गया कि निशा किसी परेशानी में है, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने सिर्फ इतना कहा, जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। यह सुनकर निशा चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसी दिन शाम को कपूर ग्रुप में एक बड़ी घोषणा हुई। कंपनी एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी सीधे निशा को दी गई है। कई वरिष्ठ अधिकारी भी हैरान थे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी नई कर्मचारी को देना आसान फैसला नहीं था, लेकिन आरव को उस पर पूरा भरोसा था। उधर यह खबर जब घर पहुंची तो कमला और पायल के चेहरे उतर गए। उन्हें डर था कि अगर निशा इसी तरह आगे बढ़ती रही तो वह पूरी तरह उनके नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। उसी रात निशा पानी लेने रसोई में गई तो उसने कमला और उस आदमी राजेश की बातचीत सुन ली। राजेश कह रहा था, शादी होते ही लड़की की नौकरी छुड़ा दूंगा, फिर आराम से घर संभालेगी। कमला हंसते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए, शादी के बाद यह वही करेगी जो आप कहेंगे। निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उसे समझ आ गया था कि यह रिश्ता उसके भले के लिए नहीं बल्कि किसी और स्वार्थ के लिए तय किया जा रहा है, अगले दिन उसने साफ शब्दों में शादी से इनकार कर दिया। यह सुनते ही घर में तूफान आ गया। कमला ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। पायल भी लगातार ताने मारती रही, लेकिन पहली बार निशा चुप नहीं रही। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसे किसी को भी सौंप दिया जाए। मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी। यह सुनकर कमला गुस्से से कांप उठी। उधर ऑफिस में निशा अपने नए प्रोजेक्ट में काम शुरू कर चुकी थी।
उसकी मेहनत और समझदारी से प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा था। आरव अक्सर उसकी तारीफ करता, लेकिन हमेशा पेशेवर तरीके से। फिर दोनों के बीच एक अनोखा विश्वास बन चुका था। इसी दौरान सविता कपूर भी निशा को करीब से देखने लगी। उन्होंने गौर किया कि सफलता मिलने के बाद भी निशा के व्यवहार में कोई घमंड नहीं आया। एक दिन उन्होंने जानबूझकर ऑफिस में कैफेटेरिया में एक साधारण कर्मचारी की तरह बैठकर लोगों का व्यवहार देखना चाहा। कई लोग उन्हें नजरअंदाज करके निकल गए, लेकिन निशा उनके पास आई और मुस्कुराकर बोली, आंटी आप ठीक है? आपको पानी चाहिए? सविता कपूर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें अपने पति की कही हुई बात याद आ गई, हमारे बेटे के लिए ऐसी लड़की चुनना जो दिल से अमीर हो। उसी शाम जब वह घर पहुंची तो उन्होंने आरव से कहा, बेटा जिंदगी में कुछ लोग भगवान की तरह से भेजे जाते हैं, उन्हें पहचानना आना चाहिए। आरव समझ गया कि उनकी बात किसकी ओर इशारा कर रही है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता उसके फोन पर एक कॉल आया। कॉल सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। दूसरी तरफ से बताया गया कि निशा के नए प्रोजेक्ट से जुड़ी बेहद गोपनीय जानकारी किसी प्रतिद्वंदी कंपनी तक पहुंच गई है और शुरुआती सबूत सीधे निशा की तरफ इशारा कर रहे हैं। आरव की आंखों में अविश्वास था। उसे पता था कि निशा ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन इस बार मामला सिर्फ आरोप का नहीं था, करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दांव पर लगा था और जो साजिश शुरू हुई थी वह अब तक की सबसे खतरनाक साजिश साबित होने वाली थी। अगली सुबह कपूर ग्रुप के मुख्यालय में तनाव का माहौल था। जिस प्रोजेक्ट पर कंपनी कई महीनों से काम कर रही थी, उसकी गोपनीय जानकारी प्रतिद्वंदी कंपनी तक पहुंचने की खबर पूरे ऑफिस में फैल चुकी थी। कर्मचारी आपस में फुसफुसा रहे थे। कुछ लोग हैरान थे तो कुछ बिना सच्चाई जाने ही निशा पर शक करने लगे थे। निशा जब वापस पहुंची तो उसकी सबकी बदली हुई नजर महसूस हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी एचआर विभाग से संदेश आया, उसे तुरंत बोर्ड रूम में बुलाया गया है। निशा के कदम भारी हो गए। जैसे ही वह अंदर पहुंची उसने देखा कि सभी वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद थे। आरव कपूर भी गंभीर चेहरे के साथ अपनी सीट पर बैठे थे। निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक अधिकारी ने सीधे कहा, मिस निशा, कंपनी के गोपनीय दस्तावेज बाहर लीक हुए हैं और जांच में आपका नाम सामने आया। यह सुनते ही निशा के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने घबराकर कहा। एक अन्य अधिकारी ने जवाब दिया, हमारे पास रिकॉर्ड है कि जिन फाइलों की जानकारी बाहर गई उन्हें आखिरी बार आपके सिस्टम में एक्सेस किया गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। निशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे फिर वही दिन याद आ गया जब सोनिया ने उस पर झूठा आरोप लगाया था। फर्क सिर्फ इतना था, इस बार मामला कई ज्यादा बड़ा था। लेकिन तभी आरव ने शांत आवाज में कहा, मैं चाहता हूँ कि पूरी जांच होने तक कोई भी अंतिम निष्कर्ष ना निकाले। उसकी बात सुनकर निशा ने उसकी तरफ देखा। एक बार फिर जब सब लोग उस पर शक कर रहे थे तब आरव उसका साथ दे रहा था। बैठक खत्म होने के बाद निशा अपने केबिन में बैठी रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई बार बार उसे ही क्यों निशाना बना रहा है। तभी उसके फोन पर एक अनजाना नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आई, अगर अपनी नौकरी बचानी है तो जांच बंद कर दो। निशा चौंक गई। कौन बोल रहा है? लेकिन कॉल तुरंत कट गया। अब उसे यकीन हो गया कि यह कोई साधारण गलती नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। उधर आरव भी चुप नहीं बैठा था। उसने अपनी निजी जांच टीम को पूरा मामला सौंप दिया। उसे शुरू से ही शक था कि निशा को फंसाया जा रहा है। उसी शाम जांच टीम की शुरुआती रिपोर्ट उसके सामने आई। रिपोर्ट पढ़ते ही उसकी आंखें सिकुड़ गई। सिस्टम में छेड़छाड़ी कंपनी के अंदर से हुई थी और जिस व्यक्ति का नाम सामने आ रहा था वह देखकर आरव खुद हैरान रह गया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी राकेश मल्होत्रा था। राकेश कई वर्षों से कंपनी में था और सभी का भरोसेमंद माना जाता था, लेकिन असलियत कुछ और थी। उसने प्रतिद्वंदी कंपनी से करोड़ों रुपए लेकर यह साजिश रची थी और अपने ऊपर शक न आए इसलिए उसने पूरा आरोप निशा पर डालने की योजना बनाई। अगले दिन एक विशेष बैठक बुलाई गई। सभी अधिकारी फिर से बोर्ड रूम में मौजूद थे। राकेश भी आत्मविश्वास के साथ बैठा था। उसे लग रहा था कि उसकी चाल सफल हो चुकी है। तभी आरव खड़ा हुआ और बोला, आज मैं इस मामले की पूरी सच्चाई सबके सामने रखना चाहता हूँ। उसने स्क्रीन पर कोई दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड दिखाए। ये सीसीटीवी फुटेज चलाई गई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि देर रात राकेश ने सर्वर रूम में प्रवेश किया था। उसके बाद डिजिटल रिकॉर्ड में भी उसकी छेड़छाड़ साबित हो गई। पूरे कमरे में सनसनी फैल गई। राकेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आरव ने सख्त आवाज में कहा, तुमने सिर्फ कंपनी के साथ धोखा नहीं किया बल्कि एक निर्दोष कर्मचारी को बदनाम करने की भी कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत राकेश को वहां से बाहर ले लिया। इस बार पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। सभी की नजर निशा पर थी। जिन लोगों ने उस पर शक किया था वे शर्मिंदा थे। निशा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं सम्मान के थे। बैठक खत्म होने के बाद सविता कपूर खुद उसके पास आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा,
बेटी, सोना जितना खड़ा होता है उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठिन होती है। निशा भावुक हो गई। उसे वर्षों बाद किसी माँ का स्नेह महसूस हुआ। लेकिन उसी शाम जब वह घर पहुंची तो उसके लिए एक और झटका इंतजार कर रहा था। घर के बाहर कई लोग खड़े थे। अंदर से ऊंची आवाजें आ रही थी। जैसे ही वह अंदर गई उसने देखा कि कमला और पायल किसी बात को लेकर बुरी तरह घबराई हुई है और उनके सामने बैठा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही राजेश था जिसने वे निशा की शादी करवाना चाहती थी। लेकिन इस बार राजेश का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, अब बहुत हो गया, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। निशा यह सुनकर चौंक गई। पैसे? कौन से पैसे? अगले ही पल उसे एक ऐसी सच्चाई पता चलने वाली थी जो उसकी सौतेली माँ और बहन का असली चेहरा पूरी तरह दुनिया के सामने ला देगी। निशा दरवाजे पे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसके मन में एक ही सवाल था, राजेश किस पैसे की बात कर रहा था? कमरे के अंदर माहौल बेहद तनावपूर्ण था। कमला और पायल के चेहरे पे घबराकर साफ दिखाई दे रहे थे। राजेश गुस्से में बार बार मेज पर हाथ मार रहा था। जैसे ही उसकी नजर निशा पर पड़ी वह व्यंग से हंस पड़ा। लो आ गई आपकी होने वाली दुल्हन, अब इसे भी सच बता दो। निशा ने हैरानी से कमला की तरफ देखा। कौन सा सच? कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर राजेश ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया। तुम्हारी सौतेली माँ ने मुझसे 5 लाख रुपए लिए थे। बदले में वादा किया था कि तुम्हारी शादी मुझसे करवा देगी। यह सुनते ही निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसकी जिंदगी का सौदा भी कर सकता है। कमला घबराकर बोली, झूठ बोल रहा है या? लेकिन राजेश ने तुरंत अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग में साफ साफ कमला की आवाज सुनाई दे रही थी। वह पैसे लेने और शादी तय करवाने की बात कर रही थी। पायल का चेहरा भी सफेद पड़ चुका था। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। निशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने कमला से पूछा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? बचपन से इस घर के लिए काम किया, हर अपमान सहा, फिर भी आपने मेरी जिंदगी बेचने की कोशिश की। कमला की नजर झुक गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। राजेश गुस्से से वहां से चला गया और जाते जाते कह गया कि अगर उसके पैसे वापस नहीं मिले तो वह पुलिस से शिकायत करेगा। उसके जाने के बाद घर में भारी खामोशी छा गई। पहली बार कमला और पायल के चेहरे पर हार दिखाई दे रही थी। निशा ने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और अपने कमरे में चली गई। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसे अपने पिता की याद आ रही थी। अगर वे आज जिंदा होते तो शायद उसे कभी यह सब नहीं सहना पड़ता। अगले दिन सुबह वह ऑफिस पहुंची तो उसका मन पूरी तरह बुझा हुआ था। लेकिन जैसे ही वह अपने केबिन में पहुंची उसे एक लिफाफा मिला। उसमें कपूर ग्रुप की तरफ से एक विशेष सम्मान समारोह का निमंत्रण था। निशा हैरान रह गई। उसी दिन शाम को कंपनी के ऑडिटोरियम में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सैकड़ों कर्मचारी मौजूद थे। मंच पर आरव कपूर और सविता कपूर बैठे थे। जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो आरव मंच पर आया और बोला, आज हम उस व्यक्ति का सम्मान करने जा रहे हैं जिसने हमें सिखाया कि ईमानदारी, मेहनत और इंसानियत किसी भी बड़ी डिग्री या बड़े नाम से ज्यादा मूल्यवान होती है। अगले ही पर उसने निशा का नाम लिया। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। निशा की आंखें भर आई। वह धीरे धीरे मंच पर पहुंची। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन इतने लोग उसके लिए खड़े होकर तालियां बजाएंगे। आरव ने सबके सामने कहा, जब यह कंपनी के दरवाजे पर आई थी तब इसके पास सिर्फ मेहनत और अच्छे संस्कार थे। आज इसकी वजह से हमारी कंपनी कई संकटों से बची है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी इंसानियत है। तालियां तेज हो गई। तभी सविता कपूर अपनी सीट से उठी। उन्होंने मंच पर आकर निशा का हाथ पकड़ लिया। पूरे हाल के सामने कहा, आज मैं सिर्फ कंपनी की चेयरपर्सन नहीं, एक माँ बनकर बोल रही हूँ। वर्षों से मैंने अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ रही थी जो हमारे नाम या दौलत से नहीं बल्कि हमारे दिल से रिश्ता जोड़े, और मुझे लगता है वह तलाश पूरी हो चुकी है। पूरा हाल एकदम शांत हो गया। निशा हैरानी से सविता कपूर को देखने लगी। अगले ही पल सविता मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। यह सुनते ही पूरा ऑडिटोरियम तालियों और खुशियों की आवाज से गूंज उठा। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया, कभी उसी लड़की को उसके अपने घर में नौकरानी की तरह रखा जाता था। आज उसी लड़की को सम्मान, प्यार और एक नया परिवार मिल रहा है। उसने भावुक होकर सविता कपूर के पैर छू लिए। आरव की आंखों में भी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ महीनों बाद आरव और निशा की शादी पूरी शहर की चर्चा बन गई। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि शादी में किसी के कपड़े, पैसे या रुतबे की नहीं बल्कि इंसानियत और संस्कार की बात हो रही थी। कमला और पायल भी वहाँ मौजूद थे। दोनों की आंखों में पछतावा था। उन्होंने निशा से माफी मांगी। निशा चाहती तो उन्हें हमेशा के लिए ठुकरा सकती थी, लेकिन उसने वही किया जो उसके पिता ने उसे सिखाया था। उसने उन्हें माफ कर दिया क्योंकि उसका दिल बदले से नहीं अच्छाई से भरा था। एक दिन शहर के सबसे बड़े उद्योगपति परिवार का जिस लड़की को सम्मान दे रहा था, वही लड़की कभी अपने घर में अपमान सहती थी, लेकिन आखिरकार जीत उसी की हुई जिसने हालत चाहे जैसे रहे हो अपने संस्कार और इंसानियत कभी नहीं छोड़ी।
अगर आप निशा की जगह होते तो क्या कमला और पायल को माफ कर देते या उनसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।